20 जुलाई 1969 अमेरिका का अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरा। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज अल्ड्रिन ने चांद पर पहला कदम रखा और धरती पर एक संदेश भेजा, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी इंसान का एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज अल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, लेकिन ये पहचान सिर्फ तब तक रही जब तक वो चांद पर थे। चांद से लौटते हुए अपोलो 11 ने जैसे ही धरती के वातावरण में प्रवेश किया, मानवता की पहचान नेपथ्य में चली गई। अब वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी थे। दुनिया का और कोई देश उन्हें अपना नहीं कह सकता था। ये वो समय था जब दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित एक नया आज़ाद हुआ देश अपनी ज़मीन टटोल रहा था। देश जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, उसने भी चांद पर अपना परचम लहराने की तैयारी शुरू कर दी थी। और अब वो दिन दूर नहीं जब चांद पर तिरंगा फहराते नजर आ सकता है भारत। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आज हम मास्टर क्लास में बात करने जा रहे हैं इसरो के चंद्रयान 3 की। दरअसल हाल ही में इसरो ने कुछ टेस्ट किए हैं। ये टेस्ट चंद्रयान के तीसरे मिशन की तैयारी को लेकर है। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि चंद्रयान क्या है, क्या काम करेगा ये, तीसरे मिशन की तैयारी हो रही है, यानी 2 मिशन पहले हो चुके हैं, उनका क्या हुआ? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आज की मास्टर क्लास में। साल 1999 में पहली बार भारत में चंद्रमा मिशन को लेकर चर्चा शुरू हुई। इंडियन अकादमी ऑफ साइंस की बैठक में इस पर बात हुई। इसके बाद इसरो ने मून मिशन को लेकर परीक्षण आदि शुरू कर दिया और इसका आधिकारिक ऐलान हुआ 4 साल बाद, जब भारत अपना 56वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। 15 अगस्त 2003 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया, हमारा देश अब विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। मुझे घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत 2008 तक चंद्रमा के लिए अपना स्वयं का अंतरिक्ष यान भेज देगा। इसे चंद्रयान नाम दिया जा रहा है। चंद्रयान यानी चंद्रमा तक जाने वाला यान ऐलान हो चुका था, लेकिन ये काम आसान नहीं था। दुनिया भर में इस तरह के मिशन का सक्सेस रेट बहुत कम हुआ करता था। मिशन बहुत मुश्किल था और धरती से चांद की दूरी 3.8 लाख किलोमीटर। इसके अलावा ये इसरो का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था और इसरो ने ये कर दिखाया। साल 2008 तारीख 22 अक्टूबर चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर मौजूद श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 लॉन्च। लगभग 1 साल तक चंद्रयान 1 ने डेटा जुटाया, जानकारी जुटाई, रिसर्च मदद की। 29 अगस्त 2009 को कम्युनिकेशन टूट गया, मिशन खत्म हो गया। चंद्रयान 1 से इसरो को मोटे मोटे 3 काम करवाने थे। पहला, चांद का एक हाई क्वालिटी नक्शा तैयार करना। दूसरा, चांद पर हीलियम के जैसे रासायनिक तत्वों का पता लगाना। तीसरा और सबसे ज़रूरी, चांद पर पानी ढूंढ निकालना। हमारे लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान 1 ने अपने सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन का सबसे बड़ा हासिल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना रहा। चंद्रयान 1 की सफलता से इसरो का हौसला बुलंद हुआ और चंद्रयान 2 की नींव रखी गई। गौरतलब है कि चंद्रयान 1 ने केवल चंद्रमा की परिक्रमा की थी, लेकिन चंद्रयान 2 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर उतारने की भी योजना थी। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे। पहला, ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 का इकलौता पार्ट जिसे चांद की सतह पर नहीं उतरना था। ऑर्बिटर का काम चांद की सतह से लगभग 100 किलोमीटर दूर रहकर चांद की कक्षा में चक्कर काटते रहना था। कक्षा यानी किसी ग्रह के चारों ओर वो घेरा जिसमें उसका गुरुत्वाकर्षण काम करता है, जिसमें चीजें वापस सतह की ओर खिंचती हैं और कक्षा के बाहर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ऑर्बिटर का काम 100 किलोमीटर दूर ही रहते हुए मौसम की जानकारी देना, नक्शे तैयार करना, फोटो खींचना, ये सब जानकारी इकट्ठा करना था। दूसरा पार्ट था विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर का काम था प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर पहुंचाना और चांद की सतह पर मौजूद रहकर प्रज्ञान रोवर, कक्षा में घूम रहे ऑर्बिटर और भारत के इसरो के सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों के बीच तालमेल बिठाना, चांद की सतह पर हो रहे छोटे छोटे बदलावों को दर्ज करना, तापमान और भूकंप आदि के बारे में जानकारी इकट्ठा कर वैज्ञानिकों तक उसे पहुंचाना। तीसरा हिस्सा था प्रज्ञान रोवर।
प्रज्ञान रोवर में पहिए लगे थे। इसका काम था विक्रम लैंडर से अलग होकर 500 मीटर की रेंज में घूमना, घूम घूम कर जानकारी इकट्ठी करना और उसे वैज्ञानिकों तक भेजना। जैसे चांद पर खनिज मौजूद है या नहीं, अगर हैं तो कितनी मात्रा में है, चांद की ज़मीन पर तरह तरह के रेडिएशन का पता लगाना, और अगर कोई तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो उसका भी पता लगाना। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था। सॉफ्ट लैंडिंग में किसी अंतरिक्ष यान को बिना नुकसान पहुंचाए सतह पर लैंड कराने की कोशिश की जाती है। इसका ऑर्बिटर तो चांद की कक्षा में स्थापित हो गया था, लेकिन अंतिम पलों में तकनीकी खराबी के चलते लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। विक्रम ने 7 सितंबर 2019 को हार्ड लैंडिंग की और वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। इसरो ने लैंडिंग के बाद रोवर के द्वारा चंद्रमा पर पानी तलाशने और उसकी सतह की संरचना जांचने की उम्मीद की थी, लेकिन लैंडर के क्रैश होने से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक छूने का भारत का सपना टूट गया। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब एक यान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनता। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली थी, लेकिन वे भी कभी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं करवा पाए। अब यहाँ एक जरूरी सवाल है, सब लोग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पीछे क्यों पड़े? दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कई बड़े हिस्सों पर मौजूद क्रेटर, गड्ढे अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से छूटते हैं। कह लीजिए कि वहां एक किस्म का परमानेंट शेडो या स्थायी छाया है। इस वजह से वहां का तापमान काफी कम है और वहां बर्फ मिलने की संभावना है। कई देशों के ऑर्बिटर्स ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की छानबीन की है। इनमें अमेरिका के लूनर प्रोस्पेक्टर 1998, LRO 2009, LC-ROSS 2009, चीन का चैंग-ई 4 2018 और भारत का चंद्रयान 1 2008 प्रमुख है। दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर्स की रचना अपने आप में अनूठी है। वहां हमारे सौर मंडल के जन्म से संबंधित प्रमाण मिल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन विशेषताओं के चलते ये जगह चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की क्षमता रखती है। अमेरिका का नासा भी अपने आर्टेमिस 3 कार्यक्रम के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2025 में मानव अभियान भेजने की जुगत में है। और भी कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां चंद्रमा के इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए मिशन की योजना बना रही हैं। अब वापस चंद्रयान पर लौटते हैं। चंद्रयान 2 के बाद अगला नंबर चंद्रयान 3 का है। यह भी फिर से चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 के प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और रोवर उतारना है। इससे रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर वहां परीक्षण कर पाए। इससे हमें चंद्रमा की सतह को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। क्या है चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। अंग्रेजी और तकनीकी भाषा बोलने वाले इस हिस्से को मॉड्यूल भी कहते हैं। ये 3 हिस्से हैं। पहला, चंद्रयान को ले जाने वाला रॉकेट, इसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। आप फोटो देखते हैं रॉकेट, लंबा सा सफ़ेद सा रॉकेट जिसे लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये रॉकेट जब हवा में जाता है तो कई हिस्सों में अलग हो जाता है। पहले रॉकेट का काम होता है कि चंद्रयान को कक्षा के बाहर ले जाना, फिर दूसरे रॉकेट का काम होता है कि चंद्रयान को कुछ और आगे ले जाना, और आखिरी का काम होता है चंद्रमा की कक्षा तक चंद्रयान को ले जाना। सारे रॉकेट अपना काम करके चंद्रयान से अलग हो जाते हैं। आखिर में रॉकेट खुलता है तो अंदर से चंद्रयान अलग हो जाता है। दूसरा है लैंडर। लैंडर पूरे सेटअप को चंद्रमा की जमीन पर उतारने का काम करता है। तो चंद्रयान 2 में भी था ये चीज़, और अभी इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। इसी तरह तीसरा है रोवर, जो घूम घूम कर जानकारी जुटाने का काम करता है। चंद्रयान 2 में एक हिस्सा और था, ऑर्बिटर। वो इस बार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और चंद्रयान 3 उसी का इस्तेमाल करके हमसे संपर्क साधेगा। अब सवाल ये कि चंद्रयान 3 चर्चा में क्यों है? इसकी वजह है टेस्ट। इसरो ने अभी 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में कुछ टेस्ट किए हैं। क्या है ये टेस्ट? टेस्ट के नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट यानी EMC। नाम थोड़े कठिन है, लेकिन इनका फंडा बहुत सरल है। EMC और EMI दोनों टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च से पहले किए जाते हैं। इन टेस्ट का मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि आगे जाकर सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी पुर्जे अंतरिक्ष के मुश्किल माहौल में भी ठीक से काम कर सकें। क्या हुआ? अब भी मुश्किल लग रहा है ना? चलो मान लीजिए कि आप भरे बाजार में अपने दोस्त से कुछ बात करना चाह रहे हैं। पीछे गाड़ियों का शोर और बाकी लोगों की चिल्लम चिल्ली इतनी है कि आपके दोस्त को आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है।
इसी चिल्लम चिल्ली को साइंस की भाषा में नॉइज बोल दिया जाता है। जब बात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आती है तो ऐसे ही किसी बाहरी नॉइज से सर्किट में हो रहे अनचाहे हस्तक्षेप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंटरफेरेंस कहते हैं, और इसी समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने पड़ते हैं। आपने ये भी गौर किया होगा, जब आपके मोबाइल पर कॉल आने वाला होता है तब कैसे पास रखे स्पीकर पर बीप 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 की आवाज़ें आने लगती हैं, या किचिर किच 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 कैसी आवाज़ आती है। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ही है। अंतरिक्ष में इस तरह की नॉइज़ कई वजह से पैदा हो सकती है। इनमें से एक वजह है सोलर फ्लेयर्स। अब आप कहेंगे ये क्या बला है? होता क्या है कि हमारे सूरज की सतह पर कई तरह की गतिविधियां, या यूँ कहें कि तूफानी गतिविधि होते रहना आम है। इस वजह से कई बार भारी ऊर्जा की कुछ लपटें हमारी धरती की ओर भी आ जाती हैं। इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुर ढीले करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, सूर्य के साथ ब्रह्मांड की बाकी जगहों से भी रेडिएशन यानी किरणों से हम हर समय घिरे रहते हैं। इन किरणों को कॉस्मिक रेडिएशन भी कहते हैं। कॉस्मिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी किरणें आदि भी उपग्रह के सिस्टम के काम में छेड़छाड़ कर रुकावट डाल सकती हैं। इससे मिशन गड़बड़ा सकता है। उदाहरण के लिए कॉस्मिक रेडिएशन बड़ी आसानी से किसी अंतरिक्ष यान के सर्किट में घुसकर उसे खराब कर सकती है। इसीलिए इंजीनियर्स EMI और EMC टेस्ट करते हैं ताकि इनकी रोकथाम की जा सके। बस यूँ समझ लीजिए कि ये टेस्ट कर इसरो ने यही सुनिश्चित किया है कि लॉन्चर और सभी सिस्टम एक दूसरे से अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, और चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद भी आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। अब सवाल ये कि अब ये चंद्रयान 3 लॉन्च कब होगा? तो इसका जवाब हमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने 19 फरवरी 2023 को अपनी वेबसाइट पर बता दिया है। अभी चंद्रयान 3 के लॉन्च की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि इसे जून 2023 तक लॉन्च कर दिया जाए। यानी वो दिन अब दूर नहीं जब रॉकेट में कसकर इस चंद्रयान को उड़ा दिया जाएगा। भारत का 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट फिर से आसमान में, फिर से चंद्रमा की ओर, फिर से कुछ कुछ की तलाश करता हुआ घूमेगा। मिशन को भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वैसे तो इसे 2022 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड-19 और कुछ टेस्ट के चलते इस मिशन में देरी हुई। अब इस पर तेजी से काम हो रहा है। ये पूरी जानकारी आपके लिए लेके आए थे हमारे नए साथी जतिन, जो साइंस के जटिल विषयों को आपको ऐसे ही आसान भाषा में समझाते रहेंगे आगे भी। आपको ये मास्टर क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।